हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल और एनटीपीसी के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी एक मेगा सीरीज, उसका अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकें और आने वाले एग्जामों में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो अभी हम एंशियंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे थे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चनों को हमने आधार बनाया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है कि भारत में एक धर्म है जिसका नाम है जोरो ऑस्टियन। ये मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? अब देखो, जोरो ऑस्टियन का मतलब होता है पारसी लोग जो सबसे पहले भारत में आए। अगर भारत में पारसियों की बात की जाए तो पारसी लोग जो हैं, उनके जो भगवान हैं उनको जरथुस्ट कहा जाता है। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको अवेस्ता कहते हैं। याद रखना, ईरानी लोगों का पारसी कौन है? ईरानी लोग हैं। और ईरानियों को ही जोरो ऑस्टियन कहा जाता है और इनके जो गुरु हैं या इनके जो भगवान हैं इनको जरथुस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो इसके फाउंडर हैं। और इस तरीके से अवेस्ता इनका एक ग्रंथ है। अगर राज्य की पूछा गया है कि कहां पर सबसे ज्यादा पाया गया है, तो भैया कहां पाया जाएगा? बिहार में तो ये जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत दूर पड़ेगा ईरानियों को इतनी दूर जाना। हरियाणा छोटा सा राज्य है, यहाँ पर ये बस नहीं पाएंगे। केरल दक्षिण में है तो पारसियों को केरल में कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यापारिक वर्ग में आता है और सबसे ज्यादा व्यापारिक वर्ग में आने की वजह से इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट, जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। याद रखना ये, ठीक है, तैयारी में ढील नहीं देना है। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। नीचे शब्दों में चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से एक समान है। भैया समानता को पूछ रहा है, कौन सा समान है? यानी कि कोई एक असमान होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या हो सकता है असमान। अवेस्ता, अवेस्ता यानी कि किसका है? पारसियों का। सही है भैया, ये तो इनका ग्रंथ है ही, दिन रात यही पढ़ते होंगे ये। तोरा, तोरा जो है इसे तनक भी कहते हैं और ये जो है वो यहूदियों का है। यहूदियों की भाषा इबू है, यानी कि ये लोग जो हैं यहूदियों का धर्म ग्रंथ है तोरा। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, चर्चा कर चुके हैं हम इन पिटकों पे। मंदिर, मंदिर का कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से। इधर क्या होना चाहिए था? मंदिर की जगह कोई धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए था, कोई वेद होना चाहिए था, ऋग्वेद यजुर्वेद कुछ भी हो सकता था, तो ये सही हो जाता। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मंदिर हिंदू से मेल नहीं खाता। यानी कि इनमें से कौन सा युग्म अलग से भिन्न है? तो ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन अवेस्ता, भाई साहब फिर से आ गया ये अवेस्ता, अवेस्ता क्या आ गया? अवेस्ता आ गया। जैन अवेस्ता मैंने पहले ही बता दिया था। जैन अवेस्ता किसका होगा? पारसियों का। सिख का आदि ग्रंथ होता है, बौद्धों के त्रिपिटक वगैरह होते हैं, जैन धर्म के आगम ग्रंथ होते हैं। यानी कि भैया साफ साफ है कि ये इसका नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदियों की अगर बात की जाए तो साफ साफ इसमें दिया हुआ है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। ईसाई धर्म का करेंगे नहीं, क्रिश्चियन है तो पारसी करेंगे नहीं क्योंकि ईरानी है ये। जैन श्वेतांबर दिगंबर है तो भैया कौन आएगा? यहूदी। क्वेश्चन वैसे ही सिंपल था, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहूदी धर्म का पालन यहूदी लोग ही करेंगे। और यहूदियों की अगर बात की जाए तो इनके जो पैगंबर होते हैं इन्हें अब्राहक कहा जाता है। मतलब सॉरी, इनके जो जिनको ये मानते हैं यहूदी लोग, उनको अब्राहम कहा जाता है। और इनके जो पैगंबर हैं इनको मूसा कहा जाता है। इनका जो ग्रंथ है उसको तोरा कहा जाता है। तो याद रखना यहूदियों के बारे में कि यहूदी जो हैं वो इज़राइल में सबसे ज्यादा रहते हैं। और यहूदियों की अगर बात की जाए तो यहूदियों का जो भाषा है वो हिब्रू है। यानी हिब्रू भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग। ठीक, किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिब्रू भाषा का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले, भैया पूछ लिया है, स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की कैपिटल रही थी? भैया पाटलिपुत्र के पहले कौन कैपिटल थी? हम कई बार पढ़ चुके हैं। पटना, ये तो आधुनिक नाम है, होगा नहीं। नालंदा अभी बसा नहीं है। गया, ये बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
तो भैया राजगृह, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गिरिवच के नाम से भी जानते थे, जिसकी स्थापना जरासंध वंश के शासक के द्वारा की गई थी। तो सिंपल सी चीज, पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कैपिटल क्या थी, राजगृह थी। फटाफट आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है किसी भी बात पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ कहां पर स्थित है, ये एक स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़, और ये जो है चंपारण में स्थित है। तो लोरिया नंदनगढ़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और लोरिया नंदनगढ़ जो है इसकी स्थापना जो है वो बौद्ध काल में की गई थी, और बौद्ध काल के समय यानी मौर्य काल के समय इस स्तंभ को बनाया गया था मौर्य शासकों के द्वारा। ठीक, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये चंपारण में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 268, यानी कि ये पूछ रहा है कि 287 268 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान किसने शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। तो भैया कौन सा ऐसा शासक दिखता है जिसने कि पिलरों का यूज किया, और पिलरों में जो बातें लिखी, इन बातों के आधार पर उसने अपनी जनता को संबोधित किया, यानी जनता को अच्छा गुण सिखाने के लिए, अच्छा आचरण सिखाने के लिए उसने किसका प्रयोग किया, शिलालेखों का प्रयोग किया, जो लगभग 180 हैं। जो है शिलालेख अलग अलग स्थानों पे बनाए गए हैं, जिसमें से 14 जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कर सकता है, बिंदुसार, पापा जी ने मना कर दिया था, पापा बिंदुसार ने बनाया नहीं है। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक है, उसने बोला भैया मेरे बाद तो मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा, भैया मैं तो बना नहीं पाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का फाउंडर हूं मैं भैया, मेरे को स्थापना करने दो। अशोक बोला भैया मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं, ज्यादा एक ही युद्ध लड़ूंगा, वो भी कलिंग का युद्ध, और वो भी युद्ध लड़ूंगा मैं कब, 261 में, बाकी पूरा टाइम मैं अपने लेखों को दे दूंगा बनाने के लिए। तो भैया किसने किया इसका निर्माण, अशोक के द्वारा किया गया। चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आया है, सम्राट अशोक के पितामह, यू नो दादाजी के बारे में पूछ रहे हैं, वो दादाजी कौन थे अशोक के, तो पॉप्स कौन है, तो पॉप्स जो हैं वो अशोक के पॉप्स यानी पापा कौन है, बिंदुसार, लेकिन पितामह पूछा है, पिता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। लगभग 260 ईसा पूर्व में किस सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान किया था। देखो 260 दिया हुआ है, घबराने का नहीं, एग्जामिनर कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, तो घबराने का नहीं। 261 में हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, तो दया नदी के तट पर हुआ था, और कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया पहला और अंतिम युद्ध है, इसके बाद उसने कभी भी हथियार नहीं उठाए, और इस तरह कलिंग वॉर जो है वो इसके द्वारा लड़ा गया अंतिम वॉर था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में हैं, जबकि उपमहाद्वीप में जो है उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेखों की भाषा क्या है। तो पहली चीज भाषा क्या है, अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक ने दो चीजों का प्रयोग किया है, पहला भाषा, दूसरी लिपि। भाषा की जहां बात आती है तो उसने प्राकृत भाषा यूज की। क्यों प्राकृत भाषा युद्ध की, क्योंकि सामान्य लोगों को उसको बताना था, यानी आम जनता से कनेक्ट होना था, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। लिपि की बात की जाए तो जगह जगह पे पहुंचाना है, पूरे मार्केट में फैला देना है इसका शिलालेख, कोई भी बचना नहीं चाहिए, पूरा भारत में लपेटे में लेगा अशोक पूरे शिलालेख बनवा के। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। तो भैया वो पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेखों में आरंभिक और यूनानी भाषा, क्योंकि ये लोग उत्तर पश्चिम भारत में ही यूनानी लोग आए थे, इसलिए अरेमाइक और यूनानी, यानी कि ये लिपि है और ये भाषा है। तो भैया हमें भाषा पूछ रहा है वो, तो भाषा क्या हो सकती, तमिल होगी नहीं, संस्कृत बड़े लोग बोलते हैं भैया, आम लोग बोलते हैं पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, इसलिए किसका प्रयोग करेगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग करेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चनों पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? भैया केएफजी आ गया। क्या आ गया? केएफजी। तो केएफजी आ गया, यानी कि कर्नाटक में सोने की खान। तो क्या आपको तक्षशिला लग रहा है? नहीं भैया, ये तो पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। उज्जैनी अवंती है, इसका कोई देना देना है ही नहीं, सोने की खान है ही नहीं वहां पर। तोशली उड़ीसा में है, जहां पर कलिंग की कैपिटल हुआ करती थी। तो भैया क्या मिला? सोने से बना स्वर्णगिरी। क्या बनेगा? सोने से बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वर्णगिरी के बाद। सेल्यूकस निकेटस नामक एक यूनानी शासक, जिसने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। एक ही क्वेश्चन में लपेट मारा आरआरबी ने, सारे क्वेश्चन एक ही में दे दिया और फिर पूछ लिया कौन है चच्चा वो। तो भैया सेल्यूकस निकेटस, पहली चीज, किसके समय उसने युद्ध लड़ेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य लपाड़े मार मार के उसको पराजित कर देगा, और उसके बाद एक संधि होगी, जिस संधि के तहत मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाएगा। तो भैया सेल्यूकस निकेटस कौन है? चीनी है? नहीं है, चीनी नहीं है। फारसी है? युहान, फारसी भी नहीं है। अरबी, अरबी नहीं है। कौन है? यूनानी है। कौन है? यूनानी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अशोक शासक जो है, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ का चतुर्थ स्तंभ किस पत्थर का बना हुआ है? आयरन का बना है? नहीं बनेगा, आयरन पुरुष नहीं है ये। माई का अभ्रक, अभ्रक का नहीं बना है। संगमरमर का नहीं बना है, ये बना है बलुआ पत्थर का। किसका बना है? बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक, याद रखना इस बात को, बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है ये सारनाथ का चतुर्मुख स्तंभ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 326 बीसी में, कौन सी बीसी? 326 बीसी की बात कर रहा है। भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आ रहा है? सिकंदर। तो भैया आंसर हमें क्या मिल गया? भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया? 326 बीसी में किया। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार करेगा? भैया नदी को पार करेगा, तो नदियां पता होनी चाहिए। यह है सिंधु नदी, सबसे पहले पड़ेगी, बाकी सारी पांचों नदियां इसमें आकर मिलती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो भैया सिकंदर यहां से बढ़ रहा है टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए, तो कौन सी नदी सबसे पहले पड़ जाएगी? चेनाब पड़ेगी भैया, दूर है। झेलम दूर है, सतलज दूर है, तो भैया सबसे पहले किसको पार करेगा? वो सिंधु नदी को पार करेगा। और सिंधु नदी को पार करते हुए वो कहां तक पहुंचेगा? झेलम के बाद, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब ये सिंधु नदी को पार करेगा, झेलम क्रॉस करेगा। झेलम के आसपास का इलाका जो है वो पोरस का है, और पोरस से उसका युद्ध होगा। पोरस के बाद वो चेनाब नदी को क्रॉस करेगा। चेनाब के बाद वो रावी को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वो कौन सी नदी क्रॉस नहीं कर पाएगा? व्यास नदी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और व्यास नदी से वो वापस लौट जाएगा। कितने महीने रहेगा? भारत में 19 महीने रहेगा, और व्यास नदी से भाई साहब वापस पलट जाएगा। तो याद रखना भैया, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक। भैया मध्य प्रदेश में पूछा है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जीजा जी होते हैं, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश भी। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा बौद्ध स्मारक है? धामक नहीं है भैया, हम धमाका नहीं मचाते। महाबोधि नहीं है भैया, ये तो गया में। वविकोंडा ये भी नहीं है, हमें कोंडा वोंडा तो आंध्र प्रदेश वगैरह में होगा, यहां पर नहीं है। सांची, सांची बोल रहे हैं भैया, सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सांची। और ये सारी पुत्र महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं यहाँ पर। फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भैया एक ही जना करवाएगा, और वो कौन करवा सकता है? सम्राटों में सम्राट, सम्राट अशोक। ठीक है, बीबी के कहने पर, बीबी का नाम क्या था? जो विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी, श्रीदेवी जिसका नाम है, उसके कहने पर उसने
क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, इसलिए सांची का स्तूप बनवाया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन धामेत स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासकों के दौरान कराया गया है? तो भैया बौद्ध धर्म को मानने वाले निम्न में से जो होंगे वही इसका निर्माण कराएंगे। यानी कि निर्माण कराने वाला जो है वो मेन रूप से कौन होना चाहिए? तो बौद्ध धर्म का जो प्रख्यात है उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन हो सकता है? भैया नंद लोग मानते थे, लेकिन ज्यादा नंदों का बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। शुंग टोटल ब्राह्मण है, कर्ण वो ब्राह्मण है, बचे कौन? मौर्य, और मौर्यों में भी कौन? सम्राट अशोक, और उसी ने इसका निर्माण कराया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध संरचना धमेत स्तूप कहां पर स्थित है? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धमेत स्तूप ये कहां पर स्थित है? तो भैया ये कहां स्थित हो सकता है? चारों ऑप्शनों को देखो ध्यान से। तो धमेत स्तूप जो है क्या सांची में हो सकता है? सांची में है नहीं ये। फिर कहां हो सकता है? कोणार्क में हो सकता है। कोणार्क में भी नहीं हो सकता, महाबलीपुरम में भी नहीं हो सकता। तो ये कहां हो सकता है? सारनाथ में, जहां पर पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया? भैया 3। श्री बौद्ध सम्मति कौन ने आयोजित कराई? 4 बौद्ध सम्मतियां हुई हैं। हमने बौद्ध धर्म में मैंने थोड़ा सा एक हिंट आपको दे दिया था, याद रखना। तो कौन कराएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन संगति कराएगा, इसके समय होगी पहली। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के लिए परिषदें बुलाएगा। अशोक के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति आयोजित होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, समय नहीं, हमारे पास एग्जाम बहुत करीब है, बगल से निकल जाएगा वंदे भारत जैसा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत? याद रखना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया क्वेश्चन पढ़ते समय किसको ध्यान में रखना है? गलत को ध्यान में रखना है। उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसिडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। क्या ये सही है? बैरम खां उससे अच्छा सही हो गया। बैरम खां तुम कहां आ गए बीच में यार? बैरम खां यार हैं, तुम जाओ हुमायूं के पास यार, अकबर की सेवा करो। चंद्रगुप्त मौर्य पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना देने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, महापद्मनंद को दिया जाता है। ये साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, और सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। हाँ ये भी थी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा गलत हो सकता है? तो भैया बैरम खां, इसमें कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लेना देना है क्या? बैरम खां का कोई लेना देना नहीं है, बैरम खां का उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अखिल भारतीय साम्राज्य बना महापद्मनंद के बाद। सिकंदर अलेक्जेंडर की सेना की तरफ से वो लड़ाई भी लड़ी उससे। पुरातात्विक साक्ष्य में कई कस्बों शहरों से मिलते हैं, लेकिन बैरम खां चच्चा तो भैया उनके पास जाएंगे, यानी ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक है जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे पोते थे। पोता आ गया भैया, पोता। तो भैया दद्दा जी का नाम पूछ रहा है, तो कौन है अशोक के दद्दा? ए दद्दा, चंद्रगुप्त मौर्य है दद्दा। कौन है अशोक के दद्दा? चंद्रगुप्त मौर्य है दद्दा। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया है। भैया हाँ कराया गया है, इसे ही हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा इसे बनाया गया था प्रॉपर। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? क्या कहोगे? बादशाही सड़क। बादशाह क्या करेंगे इस समय? मौर्य वंश के समय पूछा। पूर्वी पथ, पूर्व में है ही नहीं। राजपथ, राजपथ है ही नहीं। ये होगा उत्तरापथ, क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड उत्तर में स्थित था, इसलिए ये उत्तरापथ है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, हो गया भैया। एक स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट और अनुयायी बन गया भैया। कलिंग के युद्ध जीतने के बाद उसने लाखों लोगों को कटा पिटा देखा। जैसे उसने युद्ध भूमि का दौरा किया, दौरा करके उसका मन जो है एकदम विचलित हो गया और अपनी तलवार वहीं गाड़ कर उसने निर्णय ले लिया, आज के बाद वो कभी भी वॉर नहीं लड़ेगा, कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। और उसके बाद अपने उसने पूरा जीवन जो है जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया।
और कौन सा धर्म अपनाया? उसने अपनाया बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? स्कंदगुप्त खुद गुप्त वंश का शासक है। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को ही हम क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य को ही हम क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया। अब देखो फटाफट क्वेश्चन पढ़ने का नतीजा क्या निकलता है। हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त है। अब क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन में गलती किस तरीके से होती है उसको देखो। हमने फटाफट पढ़ा, इजी क्वेश्चन लगा हमें, हमने पढ़ा अच्छा स्कंदगुप्त नहीं, अच्छा विष्णु, अरे अभी ये तो है विष्णु, और पटाख से टिक मार दिया। हमने पीछे का नाम नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से चीजें गलत हो जाती। तो याद रखना, ध्यान से पूरा नाम पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि सेम टू सेम नाम वाले आ जाते हैं, लेकिन सरनेम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 गलतियां मैंने तुम लोगों को बताई थी, क्या क्या नहीं करना है गलतियां। सबसे पहले तुम्हें नहीं, गलत, असंगत, इन शब्दों पर ध्यान देना है। दूसरा, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। चारों ऑप्शनों का लिंक जोड़ना है कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और इस आधार पर इसको करना है। ठीक है, अगर इस आधार पर करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर को हटाकर पाटलिपुत्र को स्थापित किया? तो भैया पाटलिपुत्र बनने से पहले मगध एम्पायर की कैपिटल क्या थी? भैया जा रहा है एरो, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और ये आ गया। तक्षशिला होगा? नहीं होगा। सारनाथ होगा? नहीं होगा। कौशंबी होगा? नहीं। राजगीर। राजगिरी कैसा लग रहा है? राजगृह। ठीक है, समझ गए बात को? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देता हूं। हमारी उड़ान एकेडमी जो है वो सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कर रही है, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का उद्देश्य जो है वो सभी उन बच्चों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, अच्छे टीचरों से पढ़ना चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, फालतू की पकड़ से बचना चाहते हैं, जो एग्जाम में आता है सिर्फ उसी को फोकस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए उड़ान एकेडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है, जो कि 1 जून को आयोजित होने वाला है। समय नजदीक है, घंटियां बज चुकी हैं। ठीक है, तैयारी करिए और फ्री में पढ़ने का मौका पाइए। इसके तहत टॉप आने वाले 10 बच्चों को जो कि 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके तहत बच्चों को फ्री में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। बाकी बच्चे भी निराश नहीं हो सकते। अगर उसके बाद भी उनके नंबर अगर कम आते हैं तो उनकी फीस में भी 80% डिस्काउंट किया जाएगा। बाकी बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट भी रखा जाएगा। इसके अलावा एबिलिटी वाले और ट्रांसजेंडरों के लिए भी 50% रखा गया है। 1 जून को जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। 1 आवर का ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 10 to 11 होगा, ऑफलाइन होगा जो 2 आवर का होगा जो कि 10 to 12 होगा। और इसके लिए आपको ऑफलाइन सेंटर के लिए हमारी कोचिंग इंदुपुरी जो भोपाल में स्थित है वहां पर आना पड़ेगा, जहां पर आकर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप घर पे बैठ के दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड आई थी कि सर हमें भी टेस्ट देना है, इसलिए ऑनलाइन स्तर पर हम लोग इसको उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पर एड्रेस पर आकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, इस पर आप जल्दी से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको लिंक भेज दें, और लिंक भेजने के बाद आप जल्दी से इसको भर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना समय बहुत कम है। आने वाले एग्जामों में आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है ये उड़ान एकेडमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? निम्नलिखित में से, भैया ब्लैक चालू हो गया, व्हाइट चलाना पड़ेगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज आया, मेगस्थनीज ने आके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर उसने जो कुछ भी देखा उसको उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा।
बाणभट्ट की हर्षरित होगी, नहीं होगी, बाणभट्ट की है ये। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है। याज्ञवल्क्य स्मृति है ये। तो भैया मेगस्थनीज की इंडिका बढ़ रही है, लाइन बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही और इंडिका पे आके रुक गई, यानी कि आंसर क्या होगा? इंडिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में से किस लिपि में लिखे गए हैं? भैया लिपि पूछ लिए उसने कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में। मैंने थोड़ी देर बताया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी। भैया ब्राह्मी क्योंकि प्राचीनतम पूछ रहा है तो दोनों दे दिया है, ब्राह्मी भी दे दिया, खरोष्टी हड़प्पाई का कोई लेना नहीं है, देवनागरी का कोई लेना नहीं है। अब कंफ्यूजन फंस गया हमको इन दोनों में कि ब्राह्मी होगी कि खरोष्टी होगी। तो भैया उसने जो लिपि का प्रयोग किया, उस लिपि में भी सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग किया है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जब दो आंसर बचते हैं, दोनों में से चूज करना होता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग लगा के ही ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो भैया मौर्यों का प्रशासन चलाने वाले विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्षों की संख्या कितनी होती थी? 26 होती थी, जो अलग अलग विभागों के हेड हुआ करते थे। और दूसरा 18 तीर्थ भी हुआ करते थे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रमुख हुआ करते थे। और इनकी जानकारी देने वाला कौन है? भैया बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। कहा जाए, कहां जाए? प्लिनी के पास जाए, नहीं करेगा। स्टेवो के पास जाए, नहीं करेगा। मेगस्थनीज यूनानी है, नहीं बताएगा। तो बताएंगे कौन? हमारे पहले व्याकरणाचार्य, पहले राजनीति शास्त्र की पुस्तक लिखने वाले, अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौटिल्य। मेगस्थनीज भी तो आया भैया। मेगस्थनीज ने क्या किया? तो भैया मेगस्थनीज की बात की जाए तो मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में बताया है, ना कि अध्यक्षों के बारे में। जिसके तहत उसने कितनी समितियां बताई? 5 समितियां बताई। 5 समिति में कितने मेंबर बताए? प्रत्येक में 6 मेंबर बनाए। टोटल कितने हो गए? 30। यानी 30 सदस्यों की संख्या जो 5 अलग अलग समितियों में विभाजित होते थे, जिनकी संख्या 6 मेंबरों के रूप में होती थी, वो नगरों का प्रशासन चलाया करते थे। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार, ठीक है भैया, बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकते थे। इन धर्म प्रचारकों में उसने अपने बेटा बेटी को भी भेज दिया, पुत्र पुत्री को भी भेज दिया। कौन है? मनोज भैया ये नहीं है। संजना, मनोज संजना नहीं है। महेश संगीता नहीं है। ये क्या शादी का कार्ड छाप दिया क्या भैया? मनदीप और सुहासना शादी के कार्ड छप गए ऐसा लगता है। ठीक है, तो महेंद्र और संगमित्रा ये हैं अशोक के बेटा और बेटी, जो दोनों बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका गए और श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है? भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है कलिंग वॉर, याद रखना। कलिंग वॉर 13वें शिलालेख में है। चौथा नहीं है भैया, 13वें में होगा। 10वां नहीं होगा। 13वां हाँ यही होगा, पहला नहीं होगा। समझ गए बात को कैसे करना है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो भैया दादाजी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसका उत्तराधिकारी? तो बिंदुसार का। दशरथ तो अशोक का बेटा है, सुशीम उसका भाई है। ठीक है, चलो आगे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? भैया क्वेश्चन आ गया, हलवा क्वेश्चन, हर कोई करके आएगा। गलत ना करना, गलत करना तो आईने में मत देखना। ठीक है, मौर्य सम्राट। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त कर दिया? भैया मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, और बृहदत्त की हत्या जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, और एक ब्राह्मण के आधार पर की गई, और एक तरह ब्राह्मण वंश की स्थापना करी, जिसको हम कहते हैं शुंग वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डीटीसी की बस है भैया, जल्दी जल्दी पढ़ना है। वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत, वंदे भारत। जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए, 5 जून से पेपर चालू हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी, समय नहीं है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? भैया मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्ता, जिसकी हत्या करके गद्दी पर बैठेगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के चलाए? भैया चित्र 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 चित्र।
भैया चित्र वाले कौन चलाएंगे? सातवाहन शासक लोगों ने चलाया, पेशवा नहीं चलाएंगे, राष्ट्रकूटों ने नहीं चलाए, पांड्या लोगों ने चलाए। सातवाहनों ने चित्र वाले भी चलाए और शीशे के भी सिक्के चलाए, लेट के भी सिक्के चलाए। ठीक है, सबसे पहले भूमि दान देने वाला भी सातवाहन है। ठीक है, नागनिका के नाना घाट अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है? अगला क्वेश्चन आया है, विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ। ठीक है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पर? चरक तो कनिष्क के दरबार में थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। गौतम बुद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, अगर इधर जीवक होता तो शायद ये क्वेश्चन भी सही हो जाता, क्योंकि जीवक महात्मा बुद्ध के समय के थे और उनके अनुयायी भी थे। कनिष्क किस वंश का था भैया? सिंपल सी चीज है, होगा किस वंश का कनिष्क? जिसने बैंड बजा दी चाइना तक की, है कुषाणों का राजा कनिष्क। बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, महायान शाखा को मानने वाला था, और उसने एक शक संवत भी चालू किया था। और शक संवत कब चालू किया? तो 78 ईसा पूर्व है ना, ये ईसा पूर्व है, और ये है 78 ईस्वी। तो याद रखना, शक वंश की स्थापना मतलब शक संवत जो है वो कनिष्क के समय चलाया गया, और कनिष्क ने इसे फर्स्ट एडी में चलाया, और फर्स्ट एडी में चलाया यानी कि उसका टाइम पीरियड है ये, यानी 78 में वो गद्दी पर बैठा है, और 78 गद्दी में बैठा है, और एडी को ही हम क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व यानी कि इसके पहले का होता है, यानी कि एडी है, एडी यानी ईस्वी है, यानी आंसर ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाला सम्राट अशोक अनुयायी बन गया था। भैया ये क्वेश्चन वापस से आरआरबी ने रिपीट कर दिया है। तो भैया किस धर्म को अपना लिया था उसने? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलो आगे बढ़ते हम लोग। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया भैया, और उसे अधिकार कर लिया। पहली में किया नहीं, मैंने पहली बताया, पहली सेंचुरी में आया, क्योंकि 78 में वो गद्दी पर बैठा है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुफा अभिलेख का कलिंग के राजा ने, कलिंग का राजा कौन है? बिंबिसार तो है नहीं, ये तो हर्यक वंश का है। महेंद्र संघमित्रा, ये तो अशोक के बेटे हैं, अशोक खुद है। लेकिन उदयगिरी का हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के शासक खारवेल का है। किसका है? खारवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उपलब्धियों के बारे में किसकी उपलब्धि है? कौन है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और इलाहाबाद प्रशस्ति का निर्माण किसने किया? उसी के एक मंत्री हरिसेन के द्वारा किया गया, जो किस पद पर अपॉइंट था? संधि विग्रह के पद पर अपॉइंट था। और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है, जिसकी वजह से समुद्रगुप्त को भारत का, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है? नेपोलियन, क्योंकि एक भी युद्ध कभी पराजित नहीं हुआ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है? यह भी 78 से 101 पूछा है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया हो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। ठीक है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो भैया मौर्य वंश का है? नहीं है। चालुक्य वंश का? नहीं है। गुप्त वंश का? नहीं, ये है पुष्यभूति वंश का। कौन से वंश का? पुष्यभूति वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। रवि कीर्ति के एहोल शिलालेख में पुलकेशन द्वितीय के विजय के बारे में विस्तृत से वर्णन मिलता है। भैया कौन है ये? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? तो भैया रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा, बीच में बह रही नर्मदा नदी, नर्मदा यानी के रेवा नदी, और उत्तर का राजा हर्ष और दक्षिण का राजा पुलकेशन द्वितीय। तो किसके बारे में जानकारी मिल रही है? पुलकेशन द्वितीय तो है ही, हमें उसके समय हर्षवर्धन की जानकारी मिल रही है। दोनों की सीमा नर्मदा नदी यानी रेवा नदी को बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? भैया कौन आ रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में? भैया जुआंगजोंग, ये एक बौद्ध यात्री था, हैंसांग,
फायान इब्न बतूता, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, मार्क बोलो। तो भैया कौन आएगा? आएगा रे आएगा, हैंस फांग आएगा। कौन आएगा हर्षवर्धन के दरबार में? हैंस फांग आएगा। ठीक है। फायान किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। इब्ने बतूता किसके दरबार में आया? एमबीटी के दरबार में आया। कुलशेखर के दरबार में मार्को पोलो आया। तो हैंस वांग, हां से हैन, हां से हर्षवर्धन। आप कभी मत भूलना मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि हैं? भैया बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना करी है, तो भैया हर्षचरित्र की रचना करने वाला तो हर्षवर्धन के दरबार में ही रहेगा ना। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? भैया 9 रत्न पूछ लिए हैं भैया। विशाखा दत्त नहीं होगा, मोगलन नहीं होगा, ब्रह्मगुप्त नहीं होगा, वराहमिहिर गणितज्ञ थे ये, जो 9 रत्नों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का नेपोलियन? ये आप लोग बताएंगे मुझे और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप कमेंट करिए। स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक आपको इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी। और इसके अलावा हम साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के एमसीक्यू लेकर आएंगे धीरे धीरे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और आपको यूट्यूब पर ऐसी सभी प्रकार की चीजें जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं वो सभी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ समय कम लेते हुए तैयारी पे लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।